So everybody is present in the class. Now listen very carefully, my dear students. So what we are going to do, we will learn about all these topics, fine. And the first thing, that with the chapter name, that is cost. So किसी भी चीज को पाने के लिए, कोई भी चीज हमने खरीदनी है तो उसके लिए हमें प्राइस देना पड़ता है, ठीक है. आज अपना इंटरनेट चेक करो, बाकी मुझे किसी की कोई नहीं आ रही. प्लीज चेक योर इंटरनेट अगेन. अपना इंटरनेट बंद करके दोबारा से चला के देखो. फाइन. So don't just create a panic for teacher. बाकी नहीं प्रेजेंट है तो उनके एब्सेंट मार्क होगी आज के लिए, ठीक है माय डियर. So I guess because there is no issue from speed on my internet, so everything is okay. Okay, fine. So let's now continue with the things. So we are going to learn about the cost. Fine. So cost क्या है? चीज जो हम खर्चा करते हैं किसी भी चीज को लेने के लिए, ठीक है, बाय करने के लिए, we call it as cost, ठीक है, प्राइस, ठीक है, MRP, जिसपे हम कोई भी चीज खरीदते हैं. So the cost is that thing, ठीक है, expenditure. अब आपकी बुक में जो है हमारी cost की definition, they have given this. It is the total expenditure incurred on in producing a commodity. कोई भी चीज अगर हमने प्रोड्यूस करनी है तो जितनी भी हमारी कॉस्ट, मतलब जितने भी फैक्टर्स हमने यूज किए, उनकी जो कॉस्ट दी, दैट कैन बी कॉल्ड एज योर कॉस्ट. So this is the definition of cost. Now I guess this is visible to you. So please click the picture. Board की picture click कर लो. Yes dear, I am getting all the names. So I hope you people are clicked with the photograph. If you're clicked with the photograph, please send me thumbs up then. Then open your book on page number 6.1. Open your book on page number 6.1. Okay, so you're done with the photograph. Okay, fine. So now let's continue with the thing. So we are going to start with, in economics there is cost, but that cost is combination of explicit cost and implicit cost. Now ये explicit cost and implicit cost दो अलग-अलग terms हैं, इनको understand करना. X means out, ठीक है, X means out, ठीक है, im means in, ठीक है. अब इनका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आपकी बुक में दिया है, जस्ट लुक एट दैट एंड उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अब अच्छे से, ठीक है. सो जस्ट लुक एट योर बुक, just look at your book. I'll just explain you the things, ठीक है. So explicit cost, it is the actual money expenditure on inputs or payment made to outsiders for hiring their factor services. अब suppose मेरे घर पे मेरे पास अपना ड्राइवर नहीं है, ठीक है. सो इफ आई एम हायरिंग समबडी एज अ ड्राइवर, ठीक है, मान लो मेरा बिजनेस था, मैंने बिजनेस में एक ड्राइवर को हायर कर लिया. सो इफ आई एम पेइंग समथिंग टू दैट पर्सन, आई एम पेइंग कॉस्ट टू हिम. सो दैट कॉस्ट इज नाउ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जो आउटसाइडर से हमने सर्विसेज हायर करी हैं, उनकी जो हमने कॉस्ट दी है, वी कॉल दैट एज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट के आगे उन्होंने एग्जांपल्स बताए आपके. So what will be that? Wages paid to the employees. अगर मेरा बिजनेस है, जैसे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है हमारा, ठीक है, उसमें हम लोग एम्प्लॉइज है, वी आर आउटसाइडर्स, सो दे आर पेइंग सैलरीज टू अस. सो दैट विल बी आवर एग्जांपल फॉर दिस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नेक्स्ट इज रेंट पेड. सो रेंट पेड फॉर हायर्ड प्रीमिसेस. अगर हमारे पास खुद के प्रीमिसेस नहीं है, लाइक बैंक्स ने प्रीमिसेस हायर सॉरी लीज पे लिए होते हैं, सो उनके लिए जो कॉस्ट देते हैं उनका खुद का नहीं है, वो किसी और से लिया है. So that way is from the outsider. So अगर वो outsider से लिया है तो that we call it as, that is your explicit cost. तो उसके लिए जो हम लोग cost दे रहे हैं, that is explicit cost. ठीक है. Next thing is payment for raw materials. Raw materials हम खुद तो produce नहीं करते, we buy the raw material from outsiders. So अगर बेटे how electricity bill comes under this? We are bearing the cost. हाँ आ सकता है, बट जो हम लोग बात कर रहे हैं, we are just talking about X factors जो outside से हमने हायर करे हैं, ठीक है.
ठीक है. सो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है, नेक्स्ट फैक्टर इज दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी कर सकते हैं, पर हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी बिकॉज वी आर पेइंग फॉर दैट. फाइन स्मृति. Okay, so now let's continue with the things. Implicit cost. Now, implicit cost है, मेरे पास एक घर पड़ा था, ठीक है, मैंने उस घर को यूज कर लिया बिजनेस पर्पस के लिए, अब उसकी कॉस्ट मुझे देनी नहीं पड़ी, ठीक है, उसका रेंट मुझे देना नहीं पड़ा, तो आई जस्ट यूज द वर्ड इम्प्यूटेड रेंट हियर. ठीक है. सो अब इस चीज में देखो, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. तो ये हमारी तरफ से खुद से ओनर ने अपनी तरफ से ये मतलब हम लोग कह रहे हैं जुगाड़ किया है, तो काइंड ऑफ दैट थिंग. ठीक है. सो मैंने अपनी तरफ से खुद से अगर जुगाड़ किया अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, तो आई कॉल दैट एज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. जो कॉस्ट मैंने बचाई दैट इज इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल. मेरी अपनी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मुझे मिलना था मैंने वो नहीं चार्ज किया. ठीक है. उसके बाद रेंट फॉर ऑफ ओन लैंड, मैंने जैसे बोला अपना घर मेरे पास पड़ा था तो मैंने उसको यूटिलाइज कर दिया फॉर द बिजनेस पर्पस, तो उसका जो रेंट मेरा बनता था अदरवाइज, सो दैट आई एम यूटिलाइजिंग हियर फॉर द इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, वैसे इसके लिए प्रोनाउंसिएशन होती है एंटरप्रेन्योर. फाइन. सो दिस इज न्यू वर्ड entrepreneur. This is the word for businessman. Fine. So entrepreneur की जो salaries है अगर वो नहीं लेता तो that will be also, that is also the implicit cost. So जब इन सारी चीजों का हम लोग combination लेते हैं then in economics we call it as cost. ठीक है. I guess till this सबको clear हो गया होगा. अगर clear हो गया तो जल्दी जल्दी thumbs up भेज दो. ठीक है. फिर आपको एक highlighted line दी है, देखो italics में and in bold one line is given for this cost. तो एक बारी वो just go through हो जाओ. That is the same thing I've explained to you, my dear. ठीक है. I hope you people are understanding the things. Okay, I'll just explain you again. देखो हमने किया एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जब हम आउटसाइड के फैक्टर्स को हायर करते हैं, उसके लिए जो कॉस्ट बेयर करते हैं, दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. मैंने उसमें बोला था पेमेंट टू रॉ मटेरियल्स, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज हैं, ठीक है, अदर थिंग्स लाइक हमने कोई रेंट प्रेमिसेस लिए हैं उसकी जो कॉस्ट दे रहे हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस हायर्ड सर्विसेज. जैसे मैंने ड्राइवर का एग्जांपल दिया था कि मैंने ड्राइवर को हायर कर लिया तो उसकी जो सर्विसेज की कॉस्ट दूंगी, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इतना समझ आ गया. उसके बाद अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या थी, जब मैंने रादर देन बाइंग द सर्विसेज फ्रॉम समवन और रादर देन अरेंजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम समवन, आई जस्ट वर्कड आउट विथ माई ओन रिसोर्सेज. मैंने खुद से जुगाड़ कर लिया, खुद से जो अपना मेरा बनता था मैंने उसको छोड़ के मैंने उसका जो कॉस्ट थी बचा ली. ठीक है. सो इन दैट कॉस्ट जो मैंने खुद से अपनी तरफ से ओनर ने खुद से अरेंज करी है, तो वी कॉल दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. जब दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वी कॉल दैट इज इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट है. ठीक है. अब इसके नीचे जो लास्ट में बोल्ड वाली लाइन दी है, जस्ट गो थ्रू दैट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस. सो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, सो दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. एक्चुअल जो हमने एक्सपेंडिचर मींस खर्चा लगाया है. ठीक है. सो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एंड द इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड मतलब मेरे पास एज सच वैल्यू नहीं थी, मेरा खुद का मैंने सर्विसेज यूज करी है, खुद का मैंने जो अपने आप को पे किया है उसकी वैल्यू हम लोग गेस करेंगे, इम्प्यूट करेंगे. ठीक है. एज सच वी डोंट हैव द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है. सो जो इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर है वी कॉल दैट एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो दैट इज योर कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स. सो इतना क्लियर हो गया आपको अच्छे से पेज नंबर 6.1 तक. सो लास्ट में भी दिया है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स नॉट ओनली अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, but also the implicit cost. Sum of both explicit and implicit is the total cost of production of a commodity. So almost the same things they are repeating now. Clear हो गया. अब implicit cost को आपके सबके माइंड में आया होगा, मैम आपने तो हमें बता दिया कि आपने अपने प्रीमिसेस यूज कर लिया, आप अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हो. ठीक है. बट द क्वेश्चन अराइजेस इन एवरीबॉडीज माइंड कि मैम इम्प्लिसिट कॉस्ट आपने बोला हमने गेस करनी है, हमने सपोज करनी है, हमने अज्यूम करनी है कॉस्ट, बट हमें एक्चुअल कॉस्ट तो पता ही नहीं क्या एक्सपेंडिचर हम लोग लगा रहे हैं उसके ऊपर. सो हियर आई हैव टू एक्सप्लेन यू हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैसे मेजर करते हैं. ठीक है. सो देयर इज अ ब्लू बॉक्स दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6.2. See and focus on that box. ठीक है.
सो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है is measured by determining the value of self-supplied factors in terms of their market price. अब मान लो मेरे पास एक प्लॉट पड़ा था, ठीक है, मैंने उस प्लॉट को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया. अगर मैं उसके साथ वाली आसपास वाली जो लैंड है, you know, when somebody is taking loan for making house, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, तो वो जमीन के आसपास के जितने वो प्लॉट्स वगैरह होते हैं वहां पे जाके क्या करते हैं, मतलब वहां पे जाके वैल्यूएशन करवाते हैं. सो वैल्यूएशन के बेसिस पे हमें पता चल जाता है हमारी जो जमीन है उसकी कॉस्ट क्या है. ठीक है, इस तरह से हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर services which we are hiring for ourselves, and these are already belong to us. Fine. So example, if a doctor has opened a clinic at his home, so then imputed value of salary of his services will be included. So हमारी जो सैलरीज है जो दे रहा है उसकी वैल्यूज हम लोग इंक्लूड करेंगे. ठीक है, अगर उसने अपने घर पे खोल लिया तो क्लिनिक. आई एम टॉकिंग अबाउट अ डॉक्टर, एग्जाम्पल दे हैव गिवन हियर. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ सैलरी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी दैट ही वुड रिसीव इफ ही इज एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स. अगर वही डॉक्टर किसी और के क्लिनिक पे काम करता या और किसी के हॉस्पिटल में काम करता तो उसको कितनी सैलरी मिलती. सो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू करते हैं फॉर हिज क्लिनिक इन द हाउस. ठीक है, so that is the point. Now the next thing is implicit cost is calculated because if such factors were not owned and used by the entrepreneur in his firm, then he would have hired them from outsiders. So imputed value of factors is implicit cost is included in the total cost of production. Suppose this board was not mine, this I am the owner of this board. ठीक है, अब अगर मेरा नहीं होता, ठीक है, मैं किसी से रेंट पे लेती. आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जांपल. बोर्ड तो कोई रेंट पे नहीं ले सकता, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस. मैंने किसी से हायर किया होता. सपोज मुझे इसको हायर करने की जो कॉस्ट मिलती, जो लगती हर महीने की, दैट माइट बी 500. ठीक है, अब वो जो कॉस्ट है मुझे देनी नहीं पड़ रही. सो मैं 500 रुपीज को क्या मान लूंगी, दैट इज इम्प्यूटेड वैल्यू फॉर यूजिंग व्हाइट बोर्ड. ठीक है, सो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट विच आई एम नाउ सेविंग. ठीक है, अदरवाइज मुझे वो एज्यूम करनी पड़नी थी कि जो मैंने 500 किसी और को दिया. सो आई होप टिल दिस एवरीथिंग इज क्लियर. समझ आ गया कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, द इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्लियर है बेटा जी? If it is clear, then tell me. अब आपका होमवर्क आज के लिए एक चीज है, that is difference between explicit and implicit cost. Really good, nice. ठीक है, 11D-E-F सबको समझ आ रहा है? ऐसे तो ही नहीं कहते जा रहे मैम, आ रहा है, ठेंगा दिखाते जा रहे हैं मेरे को. थम्स अप. ऐसा तो नहीं है सोए सोए बैठे हो और ऐसे ही चलो जी ठेंगा भेज दो, ऐसा तो नहीं है, ही चल रहा. रियली में समझ आ भी रहा है कि ऐसे ही करते जा रहे हो आप लोग? ओके, डी एंड ई में से बताए कोई. राजप्रीत समझ आ रहा है? नो मैम, नहीं आ रहा समझ. ओके, सो यू आर गेटिंग द थिंग्स, फाइन. ओके, so let's now continue. Now your homework is for today, that is difference between explicit and implicit cost. ये आप लोग खुद करोगे, आपको समझ आ गया तो you are able to do the difference. Fine. Now next thing which we are going to do is cost function. So cost is always combination of two things. क्या क्या आती है? Quantity and functional relationship between. हमने क्या price and quantity हम लोग करते थे. ठीक है, so total जो TP जैसे हम लोग करते थे. Okay, fine. Thank you, beta. Next thing is cost function. So cost function क्या होता है? इसको अंडरस्टैंड करना. कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन. जब हम किसी चीज में कॉस्ट, मतलब जितना हमने कॉस्ट लगाया उतनी हमें आउटपुट मिल रही है. ऋतिक को क्या नहीं समझ आया? इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं समझ आया ऋतिक? ऋतिक, यू आर नॉट गेटिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट देखो, मैंने रादर देन बाइंग, देखो मैंने ना सपोज आई हैव टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस. ठीक है, अब अगर मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की बात कर लूं, ठीक है, सो व्हेन वासल सर हैज स्टार्टेड द स्कूल, सो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, उन्होंने ये भी ट्राई किया होगा कि उनको आसपास जमीन मिल जाए, पर उन्होंने अपनी जमीन नहीं यूटिलाइज करी. उनके पास ऑलरेडी थी लैंड, तो दे यूटिलाइज दैट लैंड.
अगर वो उस लैंड को खुद के लिए यूटिलाइज ना करते, बीइंग एन ऑनर, ही इज यूटिलाइजिंग दैट लैंड, ठीक है, अब उसके लिए उनको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, ठीक है, अगर उनको उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, तो जितनी कॉस्ट उनको देनी पड़नी थी, सपोज कर रहे हैं हम लोग आसपास के एरिया में जो चीजें थी, ठीक है, वो जो थी उनके एरियाज की जो वैल्यूएशन थी उसके बेसिस पे हम लोग ये मान के चलते हैं इस लैंड का इतनी कॉस्ट थी, वो जो कॉस्ट हमने सेव करी है दैट वी कॉल इट एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आ गया? मेरे पास कोई चीज अवेलेबल है, उसके लिए मुझे कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, अगर मैं वो चीज ना होती मेरे पास और उस चीज के लिए मुझे कॉस्ट देनी पड़ती, तो आई कॉल दैट एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो सपोज कर रही हूँ मैंने इसका जो पैसा बचाया, मैंने जैसे बोर्ड का बोला आपको, व्हाइट बोर्ड की जो कॉस्ट थी मैंने वो सेव कर ली, ठीक है, अब जो मैंने पैसा बचाया दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट। आया समझ अभी ऋतिक? क्लियर हो गया? नहीं हुआ? If it is not clear, my number is also given with the link. हम लोग शाम को बात कर लेंगे, मैं आपको समझा दूंगी फिर से और एग्जाम्पल देखिए करवा दूंगी, ठीक है ऋतिक? Are you getting it now? Still you have the time with you, so till evening I can explain you again. Clear it, dear? Okay, so let's now see the next thing. So now next is opportunity cost. We have already learned about opportunity cost. मुझे बताना जरा क्या होती है opportunity cost? So we have already covered this topic in our first chapter. So what is opportunity cost? Just tell me that. So the cost of next best alternative foregone. The cost of next best alternative foregone. So that is your, yes. So cost of नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जिसको छोड़ के हमने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, वी कॉल दैट एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो क्लियर है? सबको आता है? वी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, रियली नाइस। सो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स। अब इन्हीं की आगे 4 टाइप्स है, ठीक है, कॉस्ट कैन बी डिफरेंट टाइप्स, हम लोग ये डिटेल में करेंगे, आपको पावर बूस्टर में ये दिया हुआ है, ठीक है, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, दिस इज इन द पावर बूस्टर। तो हम लोग वहां पे करेंगे जब आपका एंड ऑफ द चैप्टर होगा, ठीक है। यस माय डियर, एवरीबॉडी हैज गिवन मी करेक्ट आंसर, वैसे मैंने बोल दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट में भी हमने जैसे किया था, शॉर्ट रन में हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स है, मैंने कहा था फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। तो यहाँ पे भी हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट वर्ड भी है, बट स्टिल वी हैव 2 टाइप्स ऑफ दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी क्या चीज में लिखा? शॉर्ट रन, in the short run there are some factors which are fixed, हम लोग ये मान के चलते हैं, and in the long run some of the factors are like variable, ठीक है। शॉर्ट रन में हम लोग ये मान के चलते हैं दोनों फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड एज वेल एज जो है वेरिएबल होंगे, ठीक है। सो 2 टाइप्स आर देयर। सो सम ऑफ total of fixed cost as and variable cost is equal to the total cost। तो जब हम लोग ऐड कर देंगे दोनों को, fixed factors, I'm just going to rub these, ठीक है। अब इसको देख लो। So in short run we have 2 types of fixed cost as well as variable cost। So 2 are there, ठीक है। वेरिएबल, अब दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो दिस आई वाज टेलिंग यू, क्लिक कर लो ये फटाफट।
If you are clicked with this, just send me thumbs up quickly. Done? Okay, done. चलो, इतना समझ आ गया. दोनों को जब ऐड कर देंगे तो we will get always the total cost. Fine, my dear. Okay. So let's now continue with the next things. अब देखो, इसमें भी हमारे पास दो होती हैं. One is total fixed cost, another is total variable cost. ठीक है? One is total fixed cost. इसी के आगे हमने वर्ड यूज कर देना है टोटल. इसके आगे भी हमने वर्ड यूज कर देना टोटल. ठीक है? जब दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट दैट इज टीसी. ठीक है? अब एक और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, TFC प्लस TVC इज ऑलवेज इक्वल टू TC. ठीक है? इसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी करने, माय डियर स्टूडेंट्स. सो ये भी आपका एक फॉर्मूला है जो आपको करना है याद आगे. ठीक है? आई गेस दिस इज क्लियर. Till now, these things are clear to you. I hope so. ये नेक्स्ट जो है हमने फॉर्मूला करना है. ठीक है? नेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. इसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर. नाउ आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द पेज नंबर 6.3. ठीक है? 6.3. I'll try to finish today this topic. उसके बाद हम लोग एवरेज कॉस्ट का अगर नहीं पॉसिबल हुआ आज तो थोड़ा बहुत ही है. वैसे इसका जैसे हम लोग करते थे TFC डिवाइडेड बाय Q, सो दैट विल बी एवरेज कॉस्ट. जैसे हम लोग एवरेज AP निकालते थे TP डिवाइडेड बाय Q. सो ऑलमोस्ट द फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी सिमिलर. बस यहाँ पे ये TFC एंड TVC जो निकालना है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको बता दूंगी अभी कैसे न्यूमेरिकल्स करने हमने. ठीक है? चलो लेट्स नाउ डू इट. ठीक है? सो हो गया सबका क्लिक. अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है. फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट. अगर हमने लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज कर दिया तो लैंड तो हमारी सेम ही है. ठीक है? शॉर्ट रन में जो हम लोग कह रहे हैं लैंड में चेंज तो नहीं आएगा कुछ भी. अगर लॉन्ग रन में बात करूं, मैं शॉर्ट रन में बात करूं सिंपली, तो मैं अपना हेयर स्टाइल कुछ भी कर सकती हूँ. ठीक है? शॉर्ट रन में मैं कुछ भी मतलब शॉर्ट रन में थोड़ा बहुत चेंज होगा. ठीक है? ज्यादा नहीं होगा, फिक्स्ड ही रहेगा. ऑलमोस्ट जैसी है सरिता मैम वैसी रहेंगी. ठीक है? ऐसे हम लोग कोई अगर प्रोडक्ट की बात करें शॉर्ट रन में मे बी इसी बोर्ड का हमारे पास ट्रेंड है तो वी आर जस्ट अज्यूमिंग ये फिक्स्ड है हमारे लिए. दूसरा वाला फैक्टर, कुछ फैक्टर्स जो है वेरिएबल हो सकते हैं, तो दीज थिंग्स वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. ओके, सो नाउ लेट्स सी द थिंग्स. सो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ प्रीमिसेस. शॉर्ट रन में हमारा रेंट ऑफ प्रीमिसेस सेम रहता है. मतलब जो हम रेंट दे रहे हैं किसी लैंड को या किसी बिल्डिंग को यूज करने के लिए, प्रीमिसेस के लिए, वो जो है दैट विल बी सिमिलर. ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट. मैं जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट चेंज कर दूं, ठीक है, इसमें चेंज नहीं आएगा. ठीक है? सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. हमने घर में चाय बनाई. ठीक है? चाय में एक कहते हैं ना हम लोग जितना मीठा डालेंगे उतनी ही चाय मीठी होगी. अगर मैं कुछ ऐसा वेरिएंट यूज करूं, चीनी की जगह पे कुछ और ऐसा यूज कर लूं जिसकी वजह से मेरी जो चाय है ज्यादा मीठी ना हो, तो मेरी आउटपुट सेम ही रह रही है, कुछ चेंज नहीं आ रहा, फिक्स्ड होगी ना वो. सो इन दैट केस दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. सो किसी चीज को हमने चेंज नहीं किया, आउटपुट हमारी सेम रह रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल दैट इंटरेस्ट ऑन लोन, तो शॉर्ट रन में तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन भी सेम रहता है. नेक्स्ट थिंग इज सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ. परमानेंट स्टाफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उनकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है? सो दैट इज द पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम. हाँ जी, इंश्योरेंस प्रीमियम जिन्होंने पॉलिसी ली होती है इंश्योरेंस की, उनका भी सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता. ठीक है? सो फिक्स कॉस्ट के लिए अदर नेम्स क्या है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं हम लोग. इसके लिए अदर नेम है ओवरहेड कॉस्ट ऑल्सो. ठीक है? इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो, जनरल कॉस्ट ऑल्सो, अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑल्सो. फिक्स कॉस्ट तो हमें हर चीज की लगानी पड़ती है. आई गेस यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स विच आई एम डूइंग विद यू. सो तो नहीं गए सारे के सारे? आर यू गेटिंग द थिंग्स? नहीं समझ आ रहा? क्या नहीं समझ आया?
ओके, समझ आ रहा है, फाइन फाइन, ओके। हाँ जी, सो अब आपके पास क्या है, ये जो कॉस्ट है हमारी, ओके, सो यू गेटिंग द थिंग्स, फाइन। सो अब जो ये हमारी कॉस्ट है, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट इज इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। सो यस, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि शॉर्ट रन में हमारे पास क्या होती हैं, शॉर्ट रन में हमारे पास दो तरह के मैंने फैक्टर्स बोला था, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जो फिक्स्ड फैक्टर्स के लिए हम लोग कॉस्ट लगाते हैं, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स को उसकी सर्विसेज यूज करने के लिए लगाते हैं, तो वी ऑलवेज कॉल इट एज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, समझ आया इतना सा? So fixed cost is incurred on fixed factors like machinery, land, building, etc., which cannot be changed in the short run. So this is what I was explaining. ठीक है, the payment to these factors remain fixed irrespective of the level of output. Fixed cost remains the same. जो fixed cost है वो कभी change नहीं होती, same रहती है किसी भी level पे output हम लोग करें use. Whether output is large, small or even zero, हमारी आउटपुट देखो, हमारी प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, अभी इस टाइम में स्कूल बंद है, ठीक है, हमारी जो कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड फैक्टर्स की तो जा ही रही है, बिजली का बिल जाएगा, बिल्डिंग जो है वहां पे उसका जा रहा है, स्टाफ जो है, जो रेगुलर स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, उनकी सबकी सैलरी तो जानी है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर फिक्स्ड कॉस्ट। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। सो फिक्स्ड कॉस्ट क्लियर हो गया? जिसको नहीं क्लियर था, राज संगम को नहीं क्लियर था, हो गया क्लियर? क्लियर, ओके। सो नाउ इसका डायग्राम देखो एंड स्केड्यूल देखो। स्केड्यूल में क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है, चाहे जीरो आउटपुट है हमारी, चाहे हमारे पास लिटिल आउटपुट है, चाहे हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट है। सो आई एम जस्ट मेकिंग द स्केड्यूल फॉर दिस, ठीक है, एंड देन डायग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर स्केड्यूल। बड़ा सिंपल है, इसका कोई डिफिकल्ट नहीं है डायग्राम, ठीक है। सपोज दिस इज अ टेबल, लाइक हम लोग क्या क्या चीज ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं आउटपुट इन यूनिट्स, हमेशा आउटपुट लेते हैं हमने जब भी कंपैरिजन करना है, इन यूनिट्स, ठीक है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड दैट इज टिल 5, ठीक है, हो गया। सो हम लोग ले रहे हैं TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये चेंज नहीं होगी, हमने कहा वेरी नहीं करती, ठीक है। सो चाहे 0 है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, इट रिमेन्स सेम। आपकी बुक में 12 दिया है, सो आई एम जस्ट सपोजिंग इट एज 10। मैं 12 नहीं ले रही हूँ, आपको ड्रॉ करना इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं 10 ले रही हूँ, ठीक है। सो इट विल बी 10। सो अब आपका जो डायग्राम बनेगा, so we are just, this is y-axis, this is x-axis, this is origin point. So here I'm going to represent total fixed cost, ठीक है। कर्व बताएंगे हम लोग। सो यहाँ पे वैल्यू 5 लेती हूँ, 10 लेती हूँ, तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमारे कहते हैं 1 2, सॉरी 0 तो है ही हमारा, ठीक है। सो फर्स्ट विल बी 0 3 then 4 then 5, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, चाहे यहाँ पे 15 में ले लो, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए 10 है। सो माय लाइन विल बी, दिस विल बी पैरेलल टू PFC, जो कर्व होगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस x-axis. So here I'm going to represent units of output, ठीक है। So this is your diagram for TFC, पैरेलल बनेगा टू द x-axis, ठीक है। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारी वैल्यू सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रही। क्लिक कर लो अगर करना है तो, अदरवाइज इट इज गिवन इन द बुक। आ गया समझ? ये पता चलेगा कैसे करना है। सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। इज दैट क्लियर डियर? सबको क्लियर है? ऋतिक को समझ आ गया? ऋतिक, आर यू गेटिंग इट? ओके ओके फाइन। सो लेट मी कंटिन्यू विद TVC। सो हम लोग यही यूज करेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम में चेंज होना है हमारा। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या कहा, जहां पे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। बाकी आपकी एक्सप्लेनेशन दी है, आप लोग खुद रीड कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज पैरेलल टू ऑलवेज x-axis, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके डियर, फाइन।
सो व्हाई डज फिक्स्ड कॉस्ट नॉट वेरी विद आउटपुट? क्यों नहीं करती? ये क्वेश्चन आया आपके माइंड में अब? सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद आंसरिंग दिस क्वेश्चन. So fixed costs like salary of permanent staff, rent to telephone, etc., are paid irrespective of level of output. चाहे आपके पास, अब हमारे साथ भी ऐसे ही है, चाहे हमें सैलरी मिले चाहे ना मिले, we have to pay the internet bill. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें देना पड़ेगा. So in this case ये हमारी कभी भी चेंज नहीं होती. So costs are indivisible. So even if the firm is producing zero or small output, तब भी हमें ये पे करना पड़ेगा. ओके डे, नो प्रॉब्लम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो वेरिएबल यहाँ पे ये चीज हो गई हमारी. इट मीन्स फर्म कैन नॉट हैव हाफ अ मैनेजर and half a telephone just because it is operating to a low level of output. अब ये तो नहीं हम लोग कर सकते कि सरिता मैम आधी आ जाए और आधा आपको पढ़ा दे, बाकी छोड़ दे, बाकी उतनी हमें सैलरी मिल जाए. ऐसा थोड़ी होता है. सो दीज थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी हम आधी यूज कर ले, आधी ना करें, ऐसा थोड़ी है. सो हमें पूरी की पूरी पे करनी पड़ती है, चाहे वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट हमारे पास आ रहा है. ठीक है. सो इन दैट केस योर फिक्स्ड कॉस्ट नॉट वेरी विद आउटपुट. सो आउटपुट का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट, इसके लिए अदर वर्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है. इसके लिए अदर नेम जो है इन्होंने दिया डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट. ये कॉस्ट हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते. ठीक है. और इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका चेंज आपको आउटपुट में चेंज मिलेगा तो साथ में इसकी जो वैल्यूज है उसमें भी चेंज मिलेगा. दिस इज डिपेंडेंट अपॉन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. सो वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट. सो जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करते हैं वी कॉल दैट एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो क्लियर हो गया ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अब इसका डायग्राम देखना. ठीक है. नाउ सी द डायग्राम फॉर दिस. So that is again, I'm just taking the same units. अब हमने सिर्फ values change करनी है इसकी TVC. और diagram I'm going to make it again. So see the things. So it is TVC. First value is 0. Fine. Next is 6. Then 10. Then it is 15. 24 and now the next one is 35. ठीक है. So these are given to you. अब इसी की हमें प्लॉटिंग करनी है यहाँ पे. ठीक है. So first value I was assuming यहाँ पे आना TVC, यहाँ पे आ गया 10. This will be 15 and 20 then it will be 25. हमारी नेक्स्ट वैल्यू तो लास्ट 35 तक जा रही है, हमें ज्यादा करना पड़ेगा. तो हम 10 का डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे. नॉट अ प्रॉब्लम. टेन 20 30 एंड 40 50. चलो हम लोग जस्ट एज्यूम ही करने वाले हैं ये चीजें सारी. अच्छा, फर्स्ट यूनिट पे हमारी वैल्यू क्या थी? यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है कितनी है देखो जरा. द वैल्यू इज 0 पे 0 वैल्यू है. ठीक है. ये आ गया पॉइंट हमारा. सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज 6. सो फर्स्ट यूनिट पे हमारी जो वैल्यू आ रही दैट इज 6. आई कैन assume this as 6. ठीक है. उसके बाद सेकंड यूनिट पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 10. सो इट विल बी 10. देन नेक्स्ट यूनिट के लिए जो वैल्यू दैट इज 15. थर्ड के लिए हमारे पास आ रही है 15. सो इट इज 15. नेक्स्ट वैल्यू इज दैट इज 4 के लिए 24. सो 4 के लिए वैल्यू थोड़ी सी ठीक है. सो अब जो है नेक्स्ट वैल्यू इज 35. सो इट विल बी 35. तो ये आपका थोड़ा सा एसेटेटेड होके बनता है. मेरे पास एग्जैक्ट नहीं बना, वैसे मैं आपको बना के सिंपल विदाउट ऐसे बता रखी हूँ. तो हमारी फॉर्म आएगी इसकी ऑलमोस्ट ऐसे करके होगा. ठीक है. सो इट विल बी लाइक दिस. थोड़ा सा टिल्टेड होगा. ठीक है. सो दिस विल बी योर TVC कर्व. ऐसे आएगी इसकी वैल्यू. सो कर्व मैंने उल्टा कर दिया. जस्ट अ सेकंड.
ठीक है, ऐसे आएगा थोड़ा, ऐसे फिर उल्टा ही बनता है क्या आएगा। इसका ऑलमोस्ट आपका जो बनता है दैट इज लाइक उल्टा एस जैसे हम लोग कहते हैं ना, वैसे बनेगा। मेरे से ना पता नहीं क्या है, अब हो ही नहीं रहा। ऐसे आएगा, ठीक है। सो इट विल बी लाइक TVC काउंट, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस। बहुत ज्यादा परफेक्शन तो यहाँ पे नहीं मांगते हैं वो, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि हम लोग ये नहीं डिनाई कर सकते। हमें यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है उसमें अगर चेंज आएगा, सॉरी, यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा। सो इसलिए इसको अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसी को समस्या क्या क्या है इसके अंदर, बाकी की चीजें डायग्राम में से अगर पॉइंट्स नहीं भी लेते हम लोग ऐसे ही कर लेते सिंपली, तब भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। हमने सिर्फ उनकी शेप बतानी होती है थोड़ी सी, यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं होना होता। कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, ये चीजें प्रॉब्लम आती है, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप लोग भी हो, तो मैं ये सेम चीज बता रही हूँ, आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स वी आर ड्राइंग समथिंग एंड इट विल बी लाइक आपके माइंड में वो चीज आ ही नहीं रही, समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थिंग। अब आपका ये है, इसको अवॉइडेबल कॉस्ट वाला जो आपको पॉइंट था, इसको क्यों कहते हैं ना, तो मैं बता रही हूँ ये चीज, क्योंकि देखो यहाँ पे जितनी लेवल ऑफ आउटपुट हमारा चेंज होना है उसी के साथ साथ हमारी जो कॉस्ट है हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर अब मुझे अब 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करनी है, पहले मैं प्रीवियसली 0 यूनिट्स कर रही थी, तो तब मुझे ये कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना। तो जितने हम यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ऑब्वियसली उसके लिए ज्यादा हमें अरेंजमेंट भी करने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट इज। इतना क्लियर हो गया सबको? टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या, कर्व कैसे होता है, वैल्यूज कैसे लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जाते हैं। कभी होता है कि रिलेशनशिप पूछे TVC एंड दिस TFC का, ठीक है। सो TVC जो है न्यूमेरिकल जाते हैं बेटे इसके ऊपर बेस्ड, बहुत कम होता है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। एक ये कर लो, उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसका करवा देती हूँ। So let's now continue with the next thing. So यहाँ पे एक पेज नंबर 6.5 पे दिया है ना पॉइंट, TVC curve is inversely S shaped. So that is what I said, उल्टा S, ठीक है। So उल्टा S की शेप में होता है ये। So TVC initially increases at decreasing rate, पहले इंक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीजिंग रेट पे कर रहा है, यहाँ पे 0 से 6 हो गया, 6 से 10 हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीज किया, कम कर रहा है इंक्रीज, ठीक है। 0 से 6 पहले ज्यादा था, उसके बाद डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो डिक्रीजिंग रेट पे करेगा एंड लेटर इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। अब इसमें इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, 9 का हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो रहा है, यू जस्ट फाइंड आउट अकॉर्डिंगली, ठीक है। So next thing is initially TVC rises at decreasing rate, but because of better utilization of fixed factors, increase in efficiency of variable factors. क्योंकि हमने fixed factors को best utilize किया है, तो because of that हमारा जो है variable factor उनकी efficiency जो है increase करती है, but at decreasing rate करती है, ठीक है। So that is the point. Next thing is thereafter TVC rises at an increasing rate because of fall in efficiency of variable factors. अब variable factors की efficiency हम लोग कहते हैं decline कर जाती है, ठीक है। So efficiency fall कर रही है due to limitation of fixed factors. So fixed factor हम लोग और नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। fixed factor like land हम एकदम से तो नहीं खरीद सकते, है ना। वो चीजें सारी जो है that will be always limiting the use of this TVC। जो टोटल वेरिएबल फैक्टर्स है उनके ऊपर भी हमारा आ जाएगा इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ टू डिफरेंशिएट अ कॉस्ट एज फिक्स्ड और वेरिएबल। अब दो कॉस्ट फिक्स्ड कैसे है, वेरिएबल कौन सी है। So, जब भी हमने इनको क्लासिफाई करना, तो वी ऑलवेज हैव टू लुक अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोड्यूसर हैज एंटर्ड इनटू। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज आती है, अगर तो हमारे पास परमानेंट नेचर की कोई चीज है तो उस टाइम पीरियड में फिक्स्ड एसेट्स जैसे है, अगर उसके ऊपर कॉस्ट लगाई है तो वी कॉल दैट एज योर
फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर कोई चीज हमारे पास फिक्स नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है, अगर उसके ऊपर कॉस्ट लगाएंगे तो वी कॉल दैट एज वेरिएबल कॉस्ट। तो समझ आ गया होगा, आई होप सो। आपका डिफरेंस करना है अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आई एम गोइंग टू टेक 5 more minutes, उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म है। एवरेज कॉस्ट हम लोग कल करेंगे, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट क्या होती है? जब हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं किसका, टीएफसी प्लस टीवीसी को ऐड कर देंगे तो वी गॉट दैट इज टोटल कॉस्ट, सम टोटल ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट, दैट वी कॉल इट एज टोटल कॉस्ट, ठीक है। So I already told you this thing in the beginning of your lesson. ठीक है, so total cost is the total expenditure incurred by firm on the factors of production required for the production of a commodity. So factors आपके fixed भी आ गए as well as variable भी आ गए। अब आपका देखो पेज नंबर है 6.6. So see on page number 6.6. So what they have given. So TFC जो है वो सारे लेवल्स पे सेम रहेगा, TVC जो है चेंज होगा, उसी की वजह से हमारा TC में भी चेंज मिलेगा। हमने सम्स भी ऐसे ही निकालने होते हैं, जो वैल्यूज ये आई थी सबको ऐड कर दो, उसके बाद जो है हमने सेम जो ग्राफ्स थे वो यहाँ पे बना देने हैं, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा टी सी जो है वो भी बन जाएगा, ठीक है। सो आई शैल मेक इट, और जैसे मैंने बनाया था पहले उसी के जैसा आपका डायग्राम बनेगा, बस इसमें चेंज आएगा। जो आपका टीसी है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द टीएफसी पॉइंट। 12 तो ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। सो टी सी जो होगी 12 ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, वहां से स्टार्ट करेगा। सो ओरिजिन विल बी फ्रॉम 12, लाइक जहां से हमारी वैल्यू आई थी फिक्स्ड कॉस्ट की, वहां से स्टार्ट करेंगे हम इसको, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट कर्व विल बी लाइक दैट। आई कैन डू इट और वी विल डू इट टुमारो, क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर किसी के कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी नाउ डाउट्स, कि मैं ड्रॉ कर दूं। 5 मिनट मैंने और लेने हैं आपके अभी। आज के लिए आपको मैंने होमवर्क दिया, तो मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन आपने करना है वेरिएबल कॉस्ट, आपको मैंने बोला था एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद आपने करना है डिफरेंस बिटवीन दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये करना, 2 चीजें बहुत है आज के लिए, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दो। पेज नंबर 6.5, सेकंड पॉइंट ऑफ टीवीसी। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। सेकेंड पॉइंट ऑफ टीवीसी, अच्छा, इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखो मैंने आपको बोला है बेटे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसमें हमेशा चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। सो डिफरेंस में पूछ रहे हो ना आप लोग पॉइंट, राज संगम। तो हमारा जो है शॉर्ट रन में हम लोग ये मान के चलते हैं कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज आएगा विद चेंज इन आउटपुट, दैट विल बी द पॉइंट। नहीं, आज न्यूमेरिकल नहीं है, मुझे पहले अभी आपको टॉपिक्स करवाने हैं, फिर उसके बाद करवाऊंगी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट 3 आई गेस 3 या 4 डेज में खत्म हो जाना है, एंड वेरी शॉर्टली यू गोइंग टू रिसीव योर डेट शीट फॉर अगस्त एग्जाम्स, ठीक है। सो पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस पहले भी किया था, दैट वाज 80 मार्क्स। नाउ सब्जेक्टिव पेपर इज है, सो आपके 50 मार्क्स के एमसीक्यूज है, तो मैंने आपको बता दिया था वेटेज क्या होगी, 10 मार्क्स एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आपके जो है 6 क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स ईच आ जाएंगे, उसमें आपकी चॉइस होगी, मतलब 12 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 6 करने हैं। सो 1 क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू डू इट। ओके, बॉक्स के ऊपर वाला सेकेंड पॉइंट में, टीवीसी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। देखो मैंने ये चीज बोली थी, वेरिएबल फैक्टर ज्यादा बेटर वर्क करेंगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की वैल्यूज बढ़ रही हैं, बट वही हमारी जो फिक्स्ड फैक्टर्स की वैल्यूज थी वो हमारी सेम रह रही थी, तो वहां पे लिमिटेशन होगी ना, मतलब इससे ज्यादा नहीं हम लोग बढ़ा सकते वैल्यू। यहाँ पे क्या है, वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ रही है, बट इसी की वजह से हमारी जो है टीवीसी जो है राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, बट बिकॉज ऑफ फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सो जो वेरिएबल फैक्टर्स उनकी एफिशिएंसी डिक्लाइन करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। और जो हमारे फिक्स फैक्टर्स है उनको अगर कंबाइन नहीं लेंगे तो फिक्स फैक्टर्स हमारे लिमिटेड हो जाते हैं, हम उसको नहीं बढ़ा सकते।
ठीक है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी ना 12, जैसे मैंने बोला था आपको। हो गया समझ? आ गया समझ राज संगम? आई गॉट द पॉइंट नाउ। आई गेस हो गया क्लियर आपको? सो इफ इट इज क्लियर, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास देन। टोटल कॉस्ट से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सारी चीजें करनी है। फिर एक बार आपको रिलेशनशिप भी करवा दूंगी, तो आपकी रिविजन भी हो जाएगी, एंड वी विल बी जस्ट कॉलिंग आउट ऑल द पॉइंट्स कि हमने जो कर लिया है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी। ऋतिक, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। रेस्ट एनीबडी, इफ यू आस्किंग मी डाउट, योर डाउट्स आर वेलकम। और डाउट्स वही पूछता है जिसको समझ आती है अच्छे से चीज, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एक्सरसाइज प्रॉपर करो, अपनी डाइट अच्छी रखो, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई कैन से in the end, and stay happy, stay healthy, and enjoy, keep on learning with, and enjoy and keep on learning with Cambridge International School this year. Thank you so much, God bless you all, and have a happy day.